साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनीता मैडम सभी को। देखिए बेटा, एक बार तो मैंने आज जैसे ईएमआरएस में आपके ऑर्गेनिक आएगी है ना, तो अपने लाइव में तो टाइम लगेगा अभी ऑर्गेनिक आने में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ही 10-15 दिन ले लेगी। तो मैंने क्या पिछली साल की जो ऑर्गेनिक है ना रिकॉर्डेड, खैर इस साल तो अपन फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन पिछली साल जो ऑर्गेनिक थी रिकॉर्डेड वो मैंने ऐसे कि ऐसे एक ऐप आपके ऐप में डाल दिया, आप वाले फोल्डर में ईएमआरएस करके, तो आप उसमें से पढ़ लेना ऑर्गेनिक। जिसको जल्दी है ना, जैसे ईएमआरएस का एग्जाम मान लो जल्दी हो जाता है, तो फिर आप क्या करना उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें आइसोमेरिज्म से चालू किया, आइसोमेरिज्म जीओसी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केलाइड, एल्कोहल, ईथर, क्योंकि ईएमआरएस में केवल 11th और 12th है। तो जो लोग ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्या करना, अपने फोल्डर में एक अलग से बना दिया है मैंने, आपको इधर उधर नहीं जाना, केवल अपने फोल्डर में ही देखना है। ईएमआरएस रिकॉर्डेड ऑर्गेनिक करके होगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। नया टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, लंबा है थोड़ा सा, और वही जैसे इलेक्ट्रो के 8-10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, उतना ही वेटेज इसका है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो पार्ट है। पहले हम फ्लॉट की बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, फिर हम स्लॉट की बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, और फिर हम बात करेंगे एनर्जेटिक की। तो फ्लॉट, स्लॉट, एनर्जेटिक, इस तरीके से अपन इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटेंगे। अब देखिए थर्मो का मतलब ही है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार हीट का फ्लो कहां से कहां होता है। जैसे मान लो आप भट्टी के पास खड़े रहते हो तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से कहां होता है, लो टेम्परेचर की तरफ। आप जैसे इन दिनों सर्दियों के जब दिन आएंगे तो आप झरने के पास खड़े होना या फाउंटेन जो चलता है ना उसके पास खड़े होना, तो आपको लगेगा कि ठंड लग रही है, क्योंकि फाउंटेन का टेम्परेचर कम है और आपका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपकी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से कहां जा रही है, लो टेम्परेचर की तरफ। तो थर्मो का मतलब ये हीट और डायनेमिक्स का मतलब काइनेटिक्स से है, गति से है, कि आखिरकार हीट का फ्लो कहां होगा। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी बातें करेंगे, थर्मो यानी हीट और डायनेमिक यानी क्या होगा, फ्लो। और मैंने कहा इस चैप्टर को मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, फ्लॉट जिसे कहूंगा, सबने सुना होगा स्लॉट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक। ठीक है। अब जो फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब आप पढ़ोगे तो उसको समझने से पहले 3 चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो क्यू को आगे चलकर मैं ऊष्मा कहूंगा, कि निकाय के द्वारा इतनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। डेल ई, इसको हम आगे चलकर कहेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, और वर्क। ये तीनों चीजें आएंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। स्लॉट के अंदर क्या क्या आएगा, अगर आपने पढ़ा हो एंथैल्पी H, आपने पढ़ा हो एंट्रोपी, आपने पढ़ा हो गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब की जो बात है वो हम किसके अंदर करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो हम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, सबसे पहले फ्लॉट, देन स्लॉट, और फिर हम बात करेंगे एनर्जेटिक। एक बार यहां तक आप उतार लें जिससे अपन आगे चलें, ठीक है। आगे बात समझिए। अब इस बार क्या है कि छोटी छोटी कुछ शब्दावलियां हैं, इन पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस साल भी पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि इनमें से अभी अपन पढ़ेंगे 2 तरह के हमें फलन मिलेंगे। एक मैं कहूंगा स्टेट फंक्शन है और एक मैं कहूंगा पाथ फंक्शन है। एक को कहूंगा अवस्था फलन है और एक को कहूंगा पथ फलन है। तो इस साल यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से अवस्था फलन का कौन सा उदाहरण है, या इनमें से अवस्था फलन कौन सा नहीं है, या इनमें से अवस्था फलन कौन सा है।
ऐसे कुछ टर्में आएंगी, शब्दावली है, इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इनमें से मात्रात्मक गुणधर्म कौन सा है, इनमें से विस्तृण गुणधर्म कौन सा है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ टर्म्स देखनी पड़ेंगी, शब्दावलियां पढ़नी पड़ेंगी। तो हेडिंग डालेंगे इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, या मैं कहूं शब्दावली। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आएगी बार बार, जिसे मैं कहूंगा सिस्टम, जिसे आप कहेंगे निकाय। सिस्टम, बार बार एक टर्म आएगी, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। सिस्टम क्या है? सपोज करो मैंने इस बोतल के अंदर गर्म पानी भर लिया, अब मैं थोड़ी देर बाद देखता हूं कि गर्म पानी ठंडा हो गया। तो आप किसकी स्टडी कर रहे हो? गर्म पानी की। आप गर्म पानी की तो स्टडी कर रहे हो, आप बोतल की स्टडी थोड़ी कर रहे हो, आप सराउंडिंग की स्टडी थोड़ी कर रहे हो। अगर इस बोतल के अंदर गर्म पानी है और थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है तो आप गर्म पानी की स्टडी कर रहे हो। तो इसके लिए, इसका मतलब मेरे लिए जो सिस्टम है वो गर्म पानी है। समझ में आई बात? मान लो आपने इस कमरे के अंदर बर्फ रख दी, थोड़ी देर बाद मैं ये देखता हूं कि बर्फ पिघल गई, तो मेरे लिए इस समय सिस्टम क्या है? बर्फ है। यानी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब हमारे यहां केमिस्ट्री के अंदर जो हम सिस्टम की बात करेंगे वो क्या करेंगे? पिस्टन फिटेड गैस सिलेंडर हम एक लेंगे और उसमें गैस भरेंगे। ये एक पिस्टन फिटेड गैस सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, और हमारे लिए जो सिस्टम होगा वो गैस ही होगा। कभी मैं गैस को संपीड़ित करूंगा और कभी गैस को प्रसारित करूंगा, फिर कहूंगा कि इसके टेम्परेचर के में क्या चेंज आया, गैस के अंदर क्या चेंज आया, गैस के प्रेशर में क्या चेंज आया, गैस के टेम्परेचर में क्या चेंज आया, गैस के वॉल्यूम में क्या चेंज आया। तो मेरे लिए जो मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? गैस है। तो ब्रह्मांड का वो भाग जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए चूज किया जाता है, वही भाग क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। मान लीजिए एक फ्लास्क है, आपका थर्मस फ्लास्क है और उसमें गर्म दूध है थर्मस फ्लास्क में, और आइडियल थर्मस फ्लास्क है। तो आप थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद देखते हो तो आपको ये दिखता है कि उस थर्मस फ्लास्क में पहले भी गर्म दूध था और अब भी गर्म दूध है। तो हमारे लिए जो स्टडी का पात्र है, हमारे लिए जो स्टडी कंटेंट है, वो थर्मस फ्लास्क नहीं है, वो गर्म दूध है, क्योंकि हम गर्म दूध की स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड का वो पार्ट जिसके ऊपर आप स्टडी करोगे वो हमारे लिए क्या होगा? सिस्टम होगा। आगे समझ में? तो सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है। दूसरा हमारे लिए बार बार शब्द आएगा सराउंडिंग, जिसे मैं कहूंगा हिंदी में परिवेश, जिसे मैं बार बार में कहूंगा सराउंडिंग को मैं कहूंगा परिवेश। ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस बोतल के अंदर गर्म पानी ले लिया। अब मेरे लिए जो सिस्टम है वो गर्म पानी है। इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी है चारों ओर, या जो कुछ भी है गर्म पानी के अलावा जो कुछ भी है, वो सारी की सारी चीज क्या है? सराउंडिंग है। कि निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग। तो लिखेंगे निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग। तीसरी टर्म बार बार आएगी यूनिवर्स, जिसे आप कहोगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब क्या होगा? यूनिवर्स में दोनों चीजें होंगी, सिस्टम और सराउंडिंग।
इन दोनों को मिलाकर कहा जाएगा यूनिवर्स या कहा जाएगा ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। बात समझ में आ गई? ब्रह्मांड का मतलब तो ये गर्म पानी भी है, गर्म पानी मेरे लिए ब्रह्मांड है, और इसके अलावा जो कुछ भी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, या जो कुछ भी है, वो सब मेरे लिए सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर हम यूनिवर्स कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। अब एक चौथी टर्म यहां आएगी, बाउंड्री, सीमा। चौथी टर्म जो यहां आएगी वो आएगी बाउंड्री, सीमा। बाउंड्री क्या है? देखो, इस बोतल में गर्म पानी है ना, वो तो सिस्टम है, और इसके अलावा चारों ओर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन कर रहा है? ये पानी की बोतल। ये इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। इस समय तो आपको दिखाई दे रही है ये कि सिस्टम मेरे लिए गर्म पानी है, उसके चारों ओर सराउंडिंग है, और ये जो बोतल है, बोतल, ये प्लास्टिक की जो बोतल है, वो क्या है? बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है? अलग करती है। आया समझ? तो लिखेंगे बाउंड्री में लिखेंगे सिस्टम व सराउंडिंग को अलग करती है। सिस्टम व सराउंडिंग को अलग करती है। सिस्टम व सराउंडिंग को अलग करती है। अब हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, सीमा के प्रकार। ठीक है, इस कंटेनर में गर्म पानी रखा हुआ है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं कि गर्म पानी कितनी देर बाद ठंडा होगा, या इसको और हीट देंगे तो इस पानी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे लिए जो स्टडी है वो गर्म पानी है, ये हमारे लिए सिस्टम है। और इस गर्म पानी के अलावा जो कुछ भी है चारों ओर, वो सब सराउंडिंग है। सराउंडिंग को सिस्टम से बाउंड्री अलग करती है। वो बाउंड्री आपको दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती। जैसे ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बाउंड्री, तो इसे तो कहेंगे रियल बाउंड्री। भाई ये हीट, भाई मेरे लिए सिस्टम क्या है? जैसे गर्म पानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि जो गर्म पानी की हीट है वो सराउंडिंग में चली गई। अब वो कहां से जा सकती है? यहां से भी जा सकती है, अरे हाँ या ना, यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है। तो ये बाउंड्री तो मुझे दिखाई दे रही है, तो ये तो सिस्टम है। लेकिन यहां भी एक बाउंड्री है, यहां भी एक बाउंड्री है, क्योंकि यहां से एनर्जी यहां से भी सराउंडिंग में जा रही है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस बाउंड्री को कहूंगा इमेजिनरी बाउंड्री। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए बातें हैं कि जो बाउंड्री है वो कई तरह की हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो तरह का आदान प्रदान होता है। एक हीट का आदान प्रदान होता है और एक मैटर का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें गर्म पानी है और ये पात्र खुला हुआ है, तो थोड़ी देर बाद गर्म पानी ठंडा होगा। इसका मतलब सिस्टम ने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी, और साथ ही साथ गर्म पानी का वेपोराइजेशन भी होगा। उसके कारण गर्म पानी सराउंडिंग में चला जाएगा। उसके कारण इसका जो द्रव्य है, जो मैटर है, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग आपस में दो चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक तो हीट का आदान प्रदान करेंगे और एक मैटर का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इस बेसिस पर आगे चलकर हम सिस्टम को तीन तरह का पढ़ेंगे: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? तो पहले टाइप की बाउंड्री में ए लिख लेंगे, रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक व काल्पनिक सीमा, और सिर्फ डायग्राम बना लेंगे, समझ में आ गया होगा। रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक व काल्पनिक सीमा। ठीक है। बी, दूसरे टाइप की जो बाउंड्री है वो रिजिड हो सकती है, दृढ़, और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है बाउंड्री, लचीली। ठीक है। मान लो मैंने स्टील का एक पात्र है,
ये स्टील का पात्र है, स्टील का, इसमें गैस भरी है, इसमें गैस भरी है, और जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इस गैस की कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिस्टम तो गैस है और इसके चारों ओर सराउंडिंग है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो आपस में अलग कर रही है वो कर रही है स्टील की दीवारें। लेकिन आपको पता है स्टील की दीवारें तो रिजिड होती है, अरे मजबूत होती ही नहीं होती। अगर लेकिन यही गैस अगर किसी गुब्बारे में भरी होती तो तुम्हें पता है गुब्बारे की दीवारें कैसी होती है, दृढ़ होती है, लचीली होती है, लचीली। तो आपकी बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। सी, सुचालक व कुचालक। सुचालक का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान, और कुचालक का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान ना करें। मान लीजिए इसके अंदर गर्म पानी है और आपको पता है गर्म पानी बाद में ठंडा हो जाएगा। गर्म पानी की हीट सराउंडिंग में जाएगी, किसके माध्यम से जा रही है? इस बाउंड्री के माध्यम से। यानी ये जो बाउंड्री है इसके द्वारा ऊष्मा का क्या हो सकता है? आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन अगर ये कि गर्म पानी हमारे फ्लास्क में रखा हुआ होता, या ये कि गर्म पानी हमारे थर्मस में रखा हुआ होता, सॉरी, ये कि गर्म पानी हमारे थर्मस में रखा हुआ होता, तो क्या थर्मस की दीवारें ऊष्मा का आदान प्रदान करती? नहीं करती। तो इसका मतलब बाउंड्री किसी भी तरह की हो सकती है, वो सुचालक भी हो सकती है और वो कैसी हो सकती है? कुचालक भी हो सकती है। आगे समझ में? तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री आपके समझ में आगे हो गए। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। इस पर क्वेश्चन आ चुका फर्स्ट ग्रेड में कि ये कौन सा सिस्टम है? टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। और विलगित निकाय पर क्वेश्चन आया था, निकाय के प्रकार। ठीक है। अब हमारी ये समझ में आया कि जो सिस्टम है, मान लीजिए इस पात्र में गर्म पानी है या गर्म चाय है। ठीक है। आप ये कहोगे ये गर्म चाय ठंडी होगी, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी किसको दे देगा? सराउंडिंग को दे देगा। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात मैंने कहा वेपोराइजेशन भी होगा, पदार्थों का आदान प्रदान भी होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है और पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो ऊष्मा और पदार्थों दोनों का आदान प्रदान कर दे तो उसे कह देंगे खुला निकाय। मान लीजिए अगर ये बंद होता तो अब चाय का वाष्पीकरण तो होता नहीं, केवल ऊष्मा का ही आदान प्रदान होता। अरे समझ में आ रही बात? तो उसे कह देंगे बंद निकाय। और अगर मान लीजिए ये गर्म चाय हमारी थर्मस में रखी हुई होती और बंद होता थर्मस, तो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता और ना पदार्थ का आदान प्रदान होता, तो उसको क्या बोल देते? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम में नंबर ए ओपन सिस्टम, खुला निकाय। इसमें लिखेंगे वह निकाय जो परिवेश के साथ, वह निकाय
जो परिवेश के साथ वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा Q व द्रव्य मैटर वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करे। वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, खुले पात्र में गर्म पानी, खुले पात्र में गर्म पानी, खुले पात्र में गर्म पानी। ठीक है, मान लो मेरे लिए कैल्शियम कार्बोनेट एक सिस्टम है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं खुले पात्र में गर्म करता हूं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनती है? CO2 गैस। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक ओपन सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप खुले पात्र में गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट खुद तो बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, लेकिन साथ ही साथ CO2 गैस बाहर निकलेगी और वो CO2 गैस सिस्टम में रहेगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। तो पदार्थ का आदान प्रदान भी होगा और साथ ही साथ ऊष्मा का तो आदान प्रदान होगा ही, क्योंकि पात्र कैसा है? खुला है। तो ये ओपन सिस्टम का उदाहरण है। सेकंड लिखेंगे बंद निकाय। बंद निकाय, बंद निकाय समझ में आ गया होगा? क्लोज सिस्टम, बंद निकाय लिखेंगे। परिवेश के साथ, परिवेश के साथ, परिवेश के साथ केवल, परिवेश के साथ केवल, परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। आई बात समझ? एग्जाम्पल लिख लें, बंद बोतल में गर्म पानी, बंद बोतल में गर्म पानी, बंद बोतल में गर्म पानी। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर है तो वो बंद पात्र है। प्रेशर कुकर बंद पात्र है। बंद पात्र का मतलब ये होता है जिसका आयतन स्थिर हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो प्रेशर कुकर भी आपको पता है, बंद प्रेशर कुकर को सोचना वो बंद पात्र है। समझ में आ गई बात? वो केवल ऊष्मा का ही क्या करता है? आदान प्रदान करता है। सेकंड प्रेशर कुकर। समझ में आ गया? तीसरा विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इस पर क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। आजकल ऐसे नहीं आते, पुराने क्वेश्चन की बात है 2013-15, अब तो लेवल बहुत हाई हो गया, ये नहीं आते आजकल। आइसोलेटेड का मतलब है जो दुनियादारी से कोई मतलब ना रखे, अलग थलग पड़ा रहे। समझ में आ गई बात? कि सिस्टम ना तो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा और ना सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज करेगा। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसका Q भी कांस्टेंट होगा, ना तो Q में कोई कमी ज्यादा आएगी और M भी कैसा रहेगा? उसका कांस्टेंट रहेगा। अरे छोरियो माना ना का लाली मान जा। Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा? ना तो Q और ना M। तो सिस्टम का Q भी कांस्टेंट रहेगा, M भी कांस्टेंट रहेगा। मान लो 50 Q है तो 50 ही Q बना रहेगा, 50 M है तो 50 ही M बना रहेगा। समझ में आ गया?
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ, थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ, मतलब थर्मस फ्लास्क में रखी बर्फ, यही आरपीएससी ने एग्जाम में दिया था। थर्मस का मतलब ही है आइसोलेटेड सिस्टम। अब पुराने टाइम में पीएमटी वगैरह में क्वेश्चन आता था, मनुष्य किस प्रकार के सिस्टम का उदाहरण है, मनुष्य किस प्रकार के सिस्टम का उदाहरण है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। आप किस प्रकार के सिस्टम का उदाहरण है, लाइव वाले भी आंसर दे, आप किस प्रकार के सिस्टम का उदाहरण है। देखो अभी सर्दियां आएंगी तो आपको ठंड लगेगी, आप एक सिस्टम है, हम आपकी स्टडी कर रहे हैं। ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही है, आपकी हीट सराउंडिंग में जा रही है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यह है कि आइसोलेटेड तो हो नहीं सकता। अब हमारे लिए दो बातें रही, ओपन और क्लोज्ड। अब एक बात बताओ, अगर सर्दियां आएंगी तो तुम्हारा वजन कम ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो है नहीं कि जैसे अभी अब मैं खड़ा हूं, अब जैसे ठंड पड़ रही है तो ये थोड़ी है मेरे अंदर की चीजों का आदान प्रदान थोड़ी सराउंडिंग के साथ हो रहा है, मेरा और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल हीट का आदान प्रदान हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है तो इसका मतलब मेरी हीट कहां जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे अंदर का मसाले का आदान प्रदान थोड़ी हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखें, मनुष्य एक बंद निकाय का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। सुनीता बेटा ओपन कैसे हो गया, सजना ओपन कैसे हो गया बेटा? है तो बाहर अभी सर्दियों में खड़ी रहेगी तो वजन कम होगा क्या तेरा? है एसी में बैठने पर वजन थोड़ी कम होता है। समझ में आई बात? अजम्पशंस करना है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग के साथ हीट का ही एक्सचेंज करता है, और कोई एक्सचेंज थोड़ी करता है। अब आप खड़े हो, खाने को ठूसने से मत सोचो, आप सोचो नहीं सर बाहर से भी तो खाना आता है, उसको मत देखो। आप ये देखो मैं खड़ा हूं तो मेरी एनर्जी बाहर जा रही है, लेकिन मेरे पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मेरा अंदर का पदार्थ बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें, मनुष्य एक बंद निकाय का उदाहरण है। तो लिख लेना, ह्यूमन सिस्टम बंद निकाय का उदाहरण है। मनुष्य एक बंद निकाय का उदाहरण है। मनुष्य एक बंद निकाय का उदाहरण है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछा। 2022 एकमात्र ऐसा साल रहा जब ये क्वेश्चन इस पर नहीं आया, लेकिन सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टीज पर आया। तो अगली हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम के गुणधर्म, निकाय के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के गुणधर्म। अब हम सिस्टम की बात करेंगे। हमारे लिए सिस्टम कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए सिस्टम सॉलिड भी हो सकता है, हमारे लिए सिस्टम लिक्विड भी हो सकता है, हमारे लिए सिस्टम गैस भी हो सकता है। तो कई सारी तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टियों को सोचेंगे, और कई रेस्पेक्ट में हम लिक्विड की प्रॉपर्टी को सोचेंगे, और कई रेस्पेक्ट में हम गैसेस की प्रॉपर्टी को सोचेंगे। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबने सुना भी होगा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हिंदी में कहा जाता है एक्सटेंसिव को मात्रात्मक गुणधर्म। दूसरा कई बार आरपीएससी इसको लिखती है विस्तृण गुणधर्म। तो सबसे बढ़िया है अपने इंग्लिश में ही याद कर ले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर बोला जाता है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। और कई बार इसे बोला जाता है, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, लिखा भी रहता है हॉस्पिटलों में आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई। तो इंटेंसिव की शुद्ध हिंदी है गहन,
गहन गुणधर्म। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक तरफ लिख लेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे, उन्हें कहा जाएगा मात्रात्मक गुणधर्म। और सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने सिस्टम के रूप में ले लिया पानी, चाहे पानी थोड़ा सा दे दूं तो भी आप कहोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं तालाब की तरफ इशारा करते हुए बोलूं कि बताओ इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो भी आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। मैं आपसे कहूं बर्फ दे दूं, थोड़ी सी बर्फ दे दूं और पूछूं बताओ ये कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी, आप कहोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर बर्फ की सिल्ली दिखा दूं और कहूं कि बताओ अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तब भी आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा पानी दे दूं, पूछूं बताइए कितने, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन तालाब का पानी का पूछूं अब बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो भी आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। समझ में आया? लेकिन इसके विपरीत अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका या मेरा, मेरा ही है ना, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम क्यों है, क्योंकि यह पदार्थ की थोड़ी मात्रा है। मेरा द्रव्यमान ज्यादा क्यों है, क्योंकि पदार्थ की ज्यादा मात्रा है। यानी कि जो द्रव्यमान है वो ऐसी चीज है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर मैं कहूं आयतन, थोड़ा सा आयतन है, थोड़ी पदार्थ की मात्रा ली, आप ये कहोगे सर ये तो 200 ml ही है, लेकिन पूरी बोतल भर देता तो आप कहते 500 ml है। इसका मतलब आयतन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मैं कहूं मोलों की संख्या, जैसे मान लो मैं 18 ग्राम पानी ले लूं, तो मोल कैसे बनाओगे, दिया गया भार 18 ग्राम और पानी का अणुभार भी 18 ग्राम, तो पानी का 1 मोल बना। लेकिन अगर मैं पानी के 36 ग्राम ले लूं तो 1 मोल बनेंगे, 2 मोल। इसका मतलब मोलों की संख्या कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर कर रही है। आया समझ में? तो मात्रात्मक गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे यहां, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 द्रव्यमान, एग्जाम्पल नंबर 2 आयतन, एग्जाम्पल नंबर 3 मोलों की संख्या, एग्जाम्पल नंबर 4 ऊष्माधारिता, M V N, ऊष्माधारिता। आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, C। जानते हो ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्माधारिता का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे लिए इस समय ये पानी निकाय है, इसका ताप मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, इस पानी का ताप मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता। निकाय का ताप
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ये पानी है इतना सा, अब मैं चाहता हूं इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ऊष्मा धारिता है। अब मैंने भगोने में पानी ले लिया, अब मैं कहता हूं इस भगोने का पानी का ताप मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ऊष्मा धारिता होगी। तो बताओ इतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है उतनी ही उसमें देनी पड़ेगी या ज्यादा देर तक गैस पे रखना पड़ेगा? ज्यादा देर तक गैस पे रखना पड़ेगा। इसीलिए जो हीट कैपेसिटी होती है वो हमेशा मात्रात्मक गुणधर्म होता है। तो समझ में आ गया होगा, द्रव्यमान है, आयतन है, मोलों की संख्या है, ऊष्मा धारिता है, ये आपके मात्रात्मक गुणधर्म है। पहला डिफरेंस इधर देखेंगे, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं। टेम्परेचर, उदाहरण इसमें क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। जनरली ताप बोलेगा वो, ताप क्या बोलेगा? ताप। टेम्परेचर ताप, क्या बोलेगा? ताप। अब ताप के रेस्पेक्ट में ध्यान रखें, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ताप। अब टेम्परेचर कोई सा भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टेम्परेचर ही तो है। तो टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? नंबर 1 ताप। अब ताप में कुछ भी आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी, और कई बार सिंपल ताप ही लिख देता है। दूसरा एग्जांपल दाब, प्रेशर। अब दाब को कैसे समझें? मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, वायुमंडलीय दाब हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगर पदार्थ की मात्रा थोड़ी है, इतनी सी है, तो भी वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर ही लगेगा। अरे हाँ या ना? पानी अगर मैं थोड़ा सा ले लूं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप डेफिनेशन यही तो कहते हो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर लाने के लिए, अरे हाँ या ना? तो अगर मैं इतना सा पानी ले लूं तो भी वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा। अगर मान लीजिए मैं मेरी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे ऊपर ये जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो कितना प्रेशर लगाएंगी? 1 एटमॉस्फेयर। इसीलिए जनरली कह दिया जाता है कि जो प्रेशर है वो भी कैसी प्रॉपर्टी होती है? वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया? देखो ये सिर्फ कहीं ना कहीं याद करने पड़ता है, लेकिन अपन एक कोशिश करते हैं कि अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज को अरेंज करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, प्रेशर, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकंड, इधर सेकंड पॉइंट, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो एडिटिव इन नेचर होती है, योगात्मक प्रकृति की होती है, उनका हम जोड़ सकते हैं। तो लिख लो सेकंड पॉइंट इधर, योगात्मक प्रकृति की होती है। एक चीज और रह गया, रुको रुको, एक एग्जांपल और रह गया, सॉरी, रुक जाओ एक बार। द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, मोलों की संख्या हो गया, ऊष्मा धारिता हो गया। एक और 5वां पॉइंट और लिख लो इसमें। आप सबको पता है जो एनर्जी होती है E, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है mc²। अरे हाँ या ना? एनर्जी कहीं ना कहीं द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, एनर्जी कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो जितनी भी हमारे कोर्स में एनर्जी है वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगी। अब हमारे कोर्स में कौन कौन सी यहां एनर्जी आएगी? एक एनर्जी आएगी हमारे कोर्स में आंतरिक ऊर्जा, U। आंतरिक ऊर्जा कभी मैं U और कभी E से भी शो कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमारे कोर्स में बार बार आएगी एंथैल्पी। एक हमारे कोर्स में बार बार आएगी गिब्स फ्री एनर्जी। आया समझ में? और एक एग्जांपल और मैं बात कर लेता हूं यहां, एंट्रोपी, जिसको आप कहेंगे अव्यवस्था। यस, सुने सब? अव्यवस्था क्या है आपको पता है? मान लीजिए क्लास में बच्चे कम है तो अव्यवस्था कम है, क्लास में 500 बच्चे बैठे होते तो अव्यवस्था ज्यादा होती। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ये सारी की सारी आपके लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, मोलों की संख्या हो गई, ऊष्माधारिता हो गई, आंतरिक ऊर्जा हो गई, एंथैल्पी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई,
एंट्रोपी हो गई, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया होगा? अरे हाँ यार। सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहां, ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये योगात्मक प्रकृति की होती है। लिखेंगे योगात्मक प्रकृति की होती है, योगात्मक प्रकृति की होती है, योगात्मक प्रकृति की होती है, एडिटिव इन नेचर। सर क्या मतलब है? मान लीजिए 5 किलो चीनी लाया एक दुकान से, दूसरी दुकान से भी 5 किलो चीनी लाया, बताओ टोटल चीनी कितनी हो गई? 10 किलो। द्रव्यमान जोड़ते हैं, समझ में आया? पहले 2 लीटर दूध लाया, 3 लीटर दूध और ले आया, मम्मी ने कहा कितने लीटर लाया? 5 लीटर। आयतन जुड़ते हैं, पहले इस कमरे में 1 मोल ऑक्सीजन गैस डाली, 2 मोल ऑक्सीजन गैस और डाली, टोटल कितनी मोल हो गई? 3 मोल। मोलों की संख्या आपस में जुड़ती है। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एडिटिव इन नेचर होती है, वो आपस में जुड़ती है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में नहीं जुड़ती। क्या मतलब है? अभी ठंड पड़ेगी तो आपने गर्म पानी के लिए गीजर चलाया और पानी गर्म हो गया, समझना। और मान लीजिए उस गर्म पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने उसके अंदर ठंडा पानी मिलाया और ठंडे पानी का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब मुझसे पूछा जाए, बताओ अब इस पानी का टेम्परेचर कितना हो गया? 127 डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ, 127 हो गया। ये तो तू बहुत बढ़िया करती है, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला के और गर्म कर लेती है। समझ वापिस को। मैं जब गर्म पानी ले रहा हूं बाल्टी में, ये मेरी बाल्टी, गर्म पानी, सुन, गर्म पानी है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसमें ठंडा पानी मिलाया, उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब बता, इस बाल्टी का जो पानी है, क्या उसका टेम्परेचर 127 हो जाएगा? क्या जलोगे थोड़ी, बल्कि टेम्परेचर 27 और 100 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर आपस में जुड़ते नहीं है। आया समझ में? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो एडिटिव इन नेचर होती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी योगात्मक प्रकृति की नहीं होती, वो आपस में जुड़ती नहीं। अरे आया समझ में? तो इधर लिखेंगे योगात्मक प्रकृति के नहीं होते, योगात्मक प्रकृति के नहीं होते। T is not equal to T1 plus T2. P is not equal to P1 plus P2. आगे समझना? तीसरा पॉइंट लिखेंगे इधर, ये गुणधर्म बांटने पर बट जाते हैं, ये गुणधर्म बांटने पर बट जाते हैं, ये गुणधर्म बांटने पर बट जाते हैं। समझ लो, मान लीजिए ये मेरे लिए एक सिस्टम है, पानी या गैस, कुछ भी। इसका द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान m है, आयतन v है, मोलों की संख्या n है। अब इस जो बाल्टी में पानी रखा हुआ है, इसको मैं 2 बाल्टियों में डाल देता हूं। एक बाल्टी ये रही और एक बाल्टी ये रही। बराबर बराबर बांट देता हूं। इस बाल्टी का जो पानी है वो बराबर बराबर दोनों में बांट दिया। मान लो इस बाल्टी का पानी 5 किलो था, इस बाल्टी का पानी 5 किलो रहेगा या 2.5 किलो हो जाएगा? 2.5 किलो, आधा हो जाएगा। तो बांटने पर द्रव्यमान बढ़ जाते हैं, बांटने पर आयतन बढ़ जाता है, बांटने पर मोलों की संख्या बढ़ जाएगी।
यानी मात्रात्मक गुणधर्म वो होते हैं जो बांटने पर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए क्या इस पानी की डेंसिटी चेंज होगी, क्या इस पानी की डेंसिटी चेंज होगी बांटने पर? आपने सुना होगा पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम पर एमएल। चाहे मैं इस बोतल में रखूं, चाहे मैं इसको आधा आधा बांट लूं, तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल ही रहेगी। सर ऐसा क्यों हुआ? पहले डेंसिटी मैंने निकाली तो डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम। जब मैंने नहीं बांटा था तब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम थी। अब मान लीजिए मैंने बांट दिया, अब मैं देखता हूं इसकी डेंसिटी कितनी हुई, तो डेंसिटी बराबर मास तो हो गया m/2 और वॉल्यूम कितना हो गया v/2। 2 से 2 कट गया तो वापस डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब डेंसिटी बांटने पर नहीं बढ़ती। अरे हाँ या ना? सांद्रता, सांद्रता आपको पता है मोल बटे आयतन होता है। पहले इसकी कंसंट्रेशन n/v, बांटने के बाद मैं अब देखूं अब कंसंट्रेशन क्या हुई, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? अब n हो गए n/2 और वॉल्यूम कितना हो गया v/2। 2 से 2 कैंसिल, तो पहले भी वही कंसंट्रेशन थी, बाद में भी कंसंट्रेशन वही रही। इसका मतलब ये बांटने पर बढ़ जाते हैं और ये बांटने पर नहीं बढ़ते। अब हमारे दिमाग में आ गया जो 3 प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर, चौथी हमारे दिमाग में आ गया घनत्व, पांचवा हमारे दिमाग में आ गया सांद्रता। अब सांद्रता में सारी आ गई मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अरे आया नहीं आया? तो इधर लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ लिखेंगे, बांटने पर बट जाते हैं, बांटने पर बट जाते हैं, बांटने पर बट जाते हैं। इसको बना लेंगे, इसको जिससे ध्यान रहे, बांटने पर बट जाते हैं। एक्सटेंसिव में ही तो है, एक्सटेंसिव में लिखना है ना, बांटने पर बट जाते हैं। तीसरा पॉइंट एक्सटेंसिव में, बांटने पर बट जाते हैं, बांटने पर बट जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वॉल्यूम बट गया, मास बट गया, मोलों की संख्या बट गई, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बटती है। इधर लिखेंगे ये गुणधर्म बांटने पर नहीं बढ़ते, ये गुणधर्म बांटने पर नहीं बढ़ते, ये गुणधर्म बांटने पर नहीं बढ़ते। समझ में आया? ये गुणधर्म बांटने पर नहीं बढ़ते। इधर एग्जांपल लिखेंगे, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी होती है ना f/v, घनत्व, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सांद्रता, कंसंट्रेशन, n/v, सांद्रता n/v। आ गया समझ में? अब सांद्रता के अंदर अपने दिमाग में रख लो, कंसंट्रेशन मैंने पढ़ी थी, नॉर्मलिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, फॉर्मलिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन आया समझ में? लिखेंगे नोट करके, एक अलग से नोट। अब ये पॉइंट का डिफरेंस हो गया, अब करके लिखेंगे, नोट करके, नोट करके अलग से है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या मतलब है? द्रव्यमान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आयतन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोलों की संख्या, आयतन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आया समझ? अगला नोट करेंगे, यदि मात्रात्मक गुणधर्म, अगला नोट, यदि मात्रात्मक गुणधर्म प्रति ग्राम, यदि मात्रात्मक गुणधर्म प्रति ग्राम, यदि मात्रात्मक गुणधर्म प्रति ग्राम या प्रति मोल व्यक्त कर, या प्रति मोल में
वापिस बोल रहा हूं, मात्रात्मक गुणधर्म यदि प्रति ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो वह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म में बदल जाता है, तो वह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म में बदल जाता है, तो वह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म में बदल जाता है। ठीक है, क्या मतलब है? देखो, जिसके आगे विशिष्ट या मोलर लगाओ वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जिसके आगे विशिष्ट या मोलर लगाओ, क्या मतलब है? एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या थी? निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। और एक होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक कंडीशन, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। समझ में आ गया? अगर कोई मात्रात्मक गुणधर्म है लेकिन उसी मात्रात्मक गुणधर्म को 1 ग्राम या 1 मोल के लिए किया जाए तो फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में बदल जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। और आप सीधा सा याद रखेंगे, जिनके आगे विशिष्ट या मोलर लगा हुआ हो वो सब कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है 1 ग्राम या 1 मोल, फिर पदार्थ की मात्रा की बात ही नहीं रहती। और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करे, आपने पदार्थ की मात्रा को तो कांस्टेंट कर दिया, आपने तो कह दिया 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा ही कांस्टेंट कर दी। अब पदार्थ की मात्रा जब कांस्टेंट हो गई तो पदार्थ की मात्रा पर तो निर्भर कोई चीज होगी ही नहीं, तो वो सब किसके अंदर आ जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लिखे, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, मोलर चालकता, मोलर चालकता। आगे समझ में? अगला स्टार डालेंगे, विद्युत वाहक बल। पढ़ा था ना हमने विद्युत वाहक बल। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे ये सेल आते हैं ना, इनका विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है। इनके एनोड और कैथोड में विभव में अंतर 1.10 वोल्ट होता है। आजकल पेंसिल सेल आते हैं, और पहले आपको ध्यान हो तो बड़े मोटे मोटे सेल आया करते थे। उनके अंदर पदार्थ की मात्रा खूब भरी रहती थी, लेकिन फिर भी उनका विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट ही रहता था। इसका मतलब विद्युत वाहक बल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए जो ई सेल है जिसे आप बोल रहे हैं बार बार, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है समझ? श्यानता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आपने सुना होगा कभी कि पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। अब चाहे थोड़ा पानी ले लो चाहे ज्यादा पानी ले लो, उसका परावैद्युतांक 80 ही होता है। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है, जैसे आप पानी में नमक डालोगे तो नमक में Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन है, तो पानी का परावैद्युतांक 80 होने का मतलब यह है कि वो अब उन आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को 80% कम कर देगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि Na+ को तो खींचेगा पानी का ऋणायन वाला हिस्सा, और Cl- को कौन खींचेगा? पानी का धनायन वाला हिस्सा। तो वो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन्स हैं उनके अट्रैक्शन को 80% कम कर देता है। इसीलिए पानी का परावैद्युतांक 80 माना जाता है। चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो, पानी का परावैद्युतांक 80 ही होता है। तो विद्युत वाहक बल, श्यानता, पृष्ठ तनाव, परावैद्युतांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब के सब कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत किसी को? आ गया होगा समझ में? ठीक है। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी की हमने बात की? मात्रात्मक गुणधर्म और मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपने सुनी हो उसे हम बोलते हैं अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन,
इस साल आया था फर्स्ट ग्रेड में, अवस्था फलन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। फिजिक्स में एक शब्द सुना है, दूरी और विस्थापन। दूरी और, मान लीजिए आप कोचिंग से घर आते हैं, है ना, या आप अपने कमरे से कोचिंग आते हैं, तो फाइनल और इनिशियल कंडीशन तो फिक्स है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पढ़ा दूरी और विस्थापन। एक प्रॉपर्टी तो केवल अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करती है ना, और एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पथ पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कोचिंग आते हैं, तो विस्थापन तो फिक्स है क्योंकि फाइनल और इनिशियल कंडीशन फिक्स है, लेकिन दूरी अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर आज मैंने शॉर्टकट ले लिया तो दूरी कम पड़ेगी, और आज लंबा रास्ता ले लिया तो दूरी ज्यादा पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक शब्द होता है चाल और वेग, होता नहीं होता? चाल और वेग, चाल अलग चीज है, वेग अलग चीज है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज है जो पथ पे निर्भर नहीं करती, आप किस रास्ते से जा रहे हो, वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ते हो, जिसे आप हिंदी में दूरी और विस्थापन कहते हो। आप कहते हो कि विस्थापन तो इस बात पे निर्भर करता है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। दूरी ये भी हो सकती है, इस रास्ते से भी जा सकता हूं, इस रास्ते से भी जा सकता हूं, इस रास्ते से भी जा सकता हूं। दूरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मेरे लिए विस्थापन है वो फाइनल और इनिशियल है। फाइनल और इनिशियल जो कंडीशंस है वो मेरे लिए विस्थापन है। तो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करेंगी, पथ पर निर्भर नहीं करेंगी। आप यहां से यहां कैसे आए उसको इससे लेना देना नहीं है, बल्कि फाइनल और इनिशियल से लेना देना है। वो प्रॉपर्टी अवस्था फलन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? दो याद रख लें, Q और W, ये पथ फलन है। Q और W, हीट और वर्क, Q और W पथ फलन है, इसके अलावा सब अवस्था फलन है। इसके अलावा सब क्या है? अवस्था फलन है। तो लिखेंगे निकाय के वे गुणधर्म, निकाय के वे गुणधर्म जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। निकाय के वे गुणधर्म जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते। निकाय के वे गुणधर्म जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते, अवस्था फलन कहलाते हैं। जिनके आगे डेल लगा होगा ना, डेल जी, डेल एच, डेल यू, डेल एस, जिनके आगे भी मैं डेल लगाऊं, समझ जाना ये सब की सब स्टेट फंक्शन है। ये पथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा अवस्था फलन है, एंथैल्पी अवस्था फलन है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, एंट्रोपी अवस्था फलन है। पथ पर निर्भर नहीं, पथ पर निर्भर नहीं करेंगे, ये फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेंगे। आज के लिए इतना, और कल तो वही टाइम पे क्लास होगी शाम को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। कुछ आया बेटा समझ में?